एक चीज होती है दोष, वो होता है काल सर्प दोष। काल संतोष वैसे राहु और केतु के माध्यम से ही बनता है। किसी पेड़ से शादी करा दो या किसी चीज से शादी करा दो, इंसान से उपाय क्या है इसको ठीक इंसान की करने शादी के? कराने से पहले। जन्म कुंडली जो होती है उसमें पंडित जी, क्या शादियों के लिए कुंडली मिलान काफी अच्छा रहता है या फिर लोग बाग इसको ऐसे ही बढ़ावा दे रखा है? अब शादी का जो विषय है वो कुंडली में देखा जाता है। पंडित जी, अब लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या लव लाइफ और मैरिज लाइफ अब लव लाइफ की ही जैसे आपने बात की तो कुंडली में वास्तु का हमारे डेली लाइफ में क्या असर रहता है? वास्तु हमारे पूरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वास्तु घर का गलत होगा आने वाला जो साल है 2025, ठीक है, तो 2025 में आने वाली जितनी भी राशियां हैं हमारी, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए 2025 वैसे तो वास्तव में बहुत अच्छा साल आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है बियॉन्ड बातें। मैं हूं आकाश और मैं हूं जिनमें, और आज का टॉपिक जो हमारे पॉडकास्ट है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। इन सब चीज के डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आचार्य हैं, पंडित संजय अत्री जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, मैरिज के बारे में, वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो आने वाला ईयर है 2025, वो आपका ईयर कैसा रहेगा, और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि 2025 में किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्वागत करते हैं दिवंगत पंडित श्री संजय अत्री जी का हमारे पॉडकास्ट में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे अंतःकरण में अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसको दूर भगाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि बियॉन्ड बातें इस नाम से एक सुंदर चैनल, सुंदर शुरुआत, सुंदर प्लेटफॉर्म जो भाइयों ने, आकाश जी और चिन्मय जी, इन्होंने जो शुरुआत की और बहुत ही इसको आगे लेकर जाएंगे। इसमें कुछ बातें जानने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिले, इसके लिए इन्होंने मुझे चुना। इसलिए सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं अब आपको अनुमति देता हूं आकाश जी और चिन्मय जी कि आपके मन में जो भी प्रश्न है या लोगों के कल्याण के लिए जो भी आपको अच्छे प्रश्न लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आकाश जी, आप क्या जानना चाहेंगे? पंडित संजय अत्री जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले आप अपनी हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और आपने एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में किस तरह से कब आपने क्या स्टार्टिंग करी? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा आकाश जी, हम इस संसार में जब आते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से कर्म करना चाहिए, कर्म प्रधान है, लेकिन वास्तव में मैंने अपने अनुभव प्राप्त किए या मैंने महसूस किया कि हम आकर के कर्म तो करते हैं, लेकिन परमात्मा की उस परम सत्ता के अंदर हमारे को इस तरह की अनुभूति होती है, इस तरह के कार्य क्षेत्र मिलते हैं और इस तरह की परिस्थितियां बनती जाती हैं कि यात्रा है ये हमारी। इस यात्रा में हमें परमात्मा खुद ही अपने कार्य की तरफ लेकर के जाता है। यानी कि मैं सूक्ष्म रूप से अगर कहूँ तो मैंने ज्योतिष को नहीं चुना, ज्योतिष ने मुझे चुना, ऐसा मुझे लगता है। मेरा कर्मकांड का विषय या वास्तु का जो भी आध्यात्मिक जो विषय, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद समय समय पर मुझे मिलता रहा, उनकी कृपा से मैं आगे बढ़ता रहा, उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ और बना रहेगा। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा, बारंबार जितना भी धन्यवाद करूँ। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की भगवान ने जिसके कारण से मुझे ज्योतिष ने चुना या मुझे ज्योतिष करने के लिए मजबूर किया गया। और मेरे को जैसे जैसे मैं उन किताबों को पढ़ने लगा या मैं गुरुओं की सेवा जब मैं करने लगा तो मुझे ज्योतिष में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा, इतना उसके ज़्यादा आकर्षित होता गया कि मुझे
ऐसा मन में आया कि मैं यही करूँगा, और उसके अंदर मैं घुसता चला गया। ज्योतिष की, फिर उसके बाद कर्मकांड के मैंने मंत्रों का अध्ययन किया, यज्ञ अनुष्ठान आदि के बारे में जानना चाहा, और भी धार्मिक चीज़ें जितनी भी थी, वास्तु आदि के बारे में, न्यूमरोलॉजी है, स्टोन्स के बारे में, या फिर भजन कीर्तन। फिर उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मुझे जो सद्गुरु मिले, बड़ी मैं उनकी कृपा का अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ और उनको बारंबार धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। अब आगे मैं बताऊंगा अपने इस जीवन यात्रा में किस तरह से मुझे अनुभव मिले और किस तरह से और भी लोगों को फायदा मिले। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बांटूं। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी होता क्या है वैसे? चिन्मय जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। वास्तव में ज्योतिष जो विषय है, और आपने न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष वगैरह के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में बात की है। पहले तो मैं ज्योतिष के बारे में बता दूं। वास्तव में ज्योतिष जो है वो आकाशीय स्थिति है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो ग्रहों के अनुसार घटती हैं, और उन ग्रहों को उनको जो संचालित करने के बाद जो उनकी स्थिति को अवगत कराता है वह ज्योतिष है। वैसे तो सारे ही विषय, कोई भी ऐसा विषय नहीं है पृथ्वी पर कि जो विषय किसी भी व्यक्ति से बचा हो, इस ज्योतिष के माध्यम से हम उसको देखा जा सकता है। जैसे माता पिता, भाई बंधु, पुत्र संतान, या फिर उसकी पुत्री, या फिर कोई भी उसका रिश्ता, या फिर शरीर के रोग, या फिर किसी भी तरह का कोई भी उसके जीवन में विषय हो, इस चीज़ को हम अच्छे से भली भांति देख सकते हैं कि हमने कितना, कब, किस समय पर क्या मिलना है, और क्या हम कर्म करके पूर्व जन्मों में आए हैं। तो ज्योतिष के ग्रहों के और ज्योतिष की विद्या है, और उसमें जिस प्रकार से उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, गणना आदि के माध्यम से हमें पता होता है कि हम किस समय पर हमारे पाप पुण्य या जो भी हमारे जीवन में जो पूर्व जन्मों का है वो कितना है और कितना आगे मिलने वाला है। इस बात को ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। कब कब कहाँ कहाँ पर किस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में रहेंगी, कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, या बहुत ही बुरा होने वाला है, कम बुरा होने वाला है, ये सारी बातों की जानकारी ज्योतिषीय गणना के माध्यम से एक अच्छे ज्योतिषी से हम जान सकते हैं। ये ज्योतिष है। उसके बाद अंक ज्योतिष। जो अंक ज्योतिष में भी यह एक तरह का जो शास्त्र है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं दूंगा अपनी तरफ से, ये मेरा मानना है। क्योंकि अंक ज्योतिष में अंक होते हैं, एक तरह का जो शास्त्र है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं दूंगा अपनी तरफ से, ये मेरा मानना है। क्योंकि अंक ज्योतिष में अंक होते हैं, अंकों के आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर जानें तो वो व्यक्तित्व पूरी तरह से 100% सिद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंक ज्योतिष की भी अपनी विशेषता है। तो जैसे किसी व्यक्ति का मूलांक 1 से 9 तक कोई भी हो सकता है, तो उनके अलग अलग मूलांकों के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी आदतों के बारे में, उसके स्वभाव आदि के बारे में जाना जा सकता है। उसके को क्या शौक रहेंगे, क्या क्या किस तरह का उसका मेल जोल रहेगा। तो अंक ज्योतिष भी इन चीज़ों में मदद करता है। लेकिन दोनों की जब तुलना करते हैं, ज्योतिष की और अंक ज्योतिष की, तो ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष है, हमने जो गुरुओं से सीखा या गुरु परंपरा से जो ज्योतिष और हमारे वैदिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से जो ज्योतिष चली आ रही है, गणना चली आ रही है, चंद्रमा की गणना के आधार पर और सारे ग्रहों की गणना के आधार पर, हम इस विषय को अच्छे और ज़्यादा गहराई से, अच्छी विस्तृत तरीके से जान सकते हैं। तो आजकल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है और ये वास्तु शास्त्र है और ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा सटीक काम करती है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? आकाश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें वास्तव में साइंटिफिक की बात करें तो ये हमारे मनीषियों के द्वारा शुरू से ही, हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से यह चीज़ प्रचलित में रही है। आकाशीय गणना के माध्यम से कब क्या क्या होने वाला है, किस घटना को किस तरह से देखा जाता है, तो ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। ये हमारी परंपरागत है। निश्चित रूप से इनकी पूरी तरह से मान्यता है। जो जिस तरह से जितने ज्ञान के माध्यम से हमें देख सकता है और उस गणना को कर सकता है, उस गणना के माध्यम से हम बहुत अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी यानी बिल्कुल नज़दीकी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे
आज भी ये परंपरा है, पहले भी रही है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में या हमारे देश में या हमारे संसार में, विश्व में कब कौन सा ग्रहण आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कौन कौन से देशों में वह ग्रहण देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या फिर कई बार प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं जीवन में, जैसे भूकंप आदि आते हैं, तो ये सारे ग्रहों की गणना के माध्यम से ही देखे जाते हैं। आजकल ये जो उपग्रह आदि छोड़ करके उनसे देखा जाता है, तो वो भी ग्रहों का ही एक रूप है। वास्तव में जैसे चंद्रमा है, यह चंद्रमा धरती का, पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन उसको ग्रहों में गिनती होती है, 9 ग्रहों में, तो उसका बड़ा विशेष महत्व है। तो हमारे मनुष्यों के माध्यम से वास्तु, यानी जैसे पृथ्वी है, ये ज्योतिष की बात मैंने कुछ की अभी आपसे, वैदिक ज्योतिष के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा वास्तु के बारे में बात करूंगा कि जैसे हम वास्तु है, तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अंडाकार है, थोड़ी झुकी हुई है, और वह 2 चक्कर लगाती है, घूमती है 2 तरह से। जब हम साइंस पढ़ते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी ये निश्चित रूप से सिद्ध होता है। कैसे कि पृथ्वी जब घूमती है तो एक तो अपनी धुरी पर घूमती है, और एक वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों तरफ 1 साल में मूलतः। तो इस तरह से जब वो चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसका अपना एक महत्व है। उसके आधार पर दिन और रात बनते हैं, उसी के आधार पर ऋतुएं बनती हैं, और ऋतुओं के आधार पर फिर सूर्य कितनी दूरी पर है, नज़दीक आता है तो किस तरह से गर्मी होती है, सर्दी होती है। तो बड़ा साइंस का इंटरेस्टेड विषय है, लेकिन इससे ज्योतिषीय तो चीज़ निश्चित रूप से सिद्ध होती है। अब वास्तु की थोड़ी सी बात मैं कह रहा था, तो क्योंकि पृथ्वी जब झुकी हुई है, तो उस बात को मैं पूरा कर दूं पहले, तो उसमें जैसे पृथ्वी के अंदर, चिन्मय जी बड़ी अच्छी बात आपने भाई साहब ने पूछी, आकाश जी ने, तो मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक इस बात को समझें कि हमारी जो पृथ्वी है, या हमारा जो ये वायुमंडल है, इसके अंदर जो पूरा बैलेंस जब बनता है तो 5 तत्वों से बना है। क्या 5 तत्व हैं? 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ठीक है जी। 5 चीजों का जो बैलेंस है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनके बैलेंस के अनुसार ही जो है प्रकृति चलती है। वास्तु में भी जो देखा जाता है, उसमें हमारा मकान है, तो उसमें मकान में इन 5 चीजों का मिश्रण निश्चित रूप से देखा गया है कि हमारे मकान में भी अग्नि कहाँ है, पृथ्वी यानी भारी तत्व किधर है, वायु किधर है, खुलापन किधर है, जल का स्रोत जो है वो किधर होना चाहिए, और आकाश यानी जो मकान है वो खुले किधर से होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो बैलेंस है वो हम अगर देखेंगे तो वास्तु को दिखाता है, और उसके अनुसार अगर वो चीज़ें बैलेंस होंगी तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी उन्नति और तरक्कियाँ होती हैं, और जो जितनी गड़बड़ होती हैं तो उसी तरह से उसके जीवन में नकारात्मकता आती है। और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी मैंने जैसे बताया कि अंक ज्योतिष जो है वो एक सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, और उसके माध्यम से हम जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनमें कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव आदि करने के लिए, या कुछ हमारे जैसे पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, फोन नंबर्स हैं, या हमारे मकान के नंबर हैं, या कोई लक्की नंबर है, तो उन चीज़ों को देख करके इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। निश्चित इसका भी प्रभाव देखा गया है। और ये हमारी कुंडली में भी मूलांक आदि देखे जाते हैं, उसमें भी भाग्यांक होते हैं, तो उसके माध्यम से भी अंकों का अपना एक महत्व है। तो निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से जानने के लिए, अपने व्यक्तित्व आदि के विकास के लिए, हर चीज़ के विकास के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। तो पंडित जी आजकल लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन कुंडली बनवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब है या फेस टू फेस कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहले तो हमें कुंडली के बारे में समझना है। मूल बात तो यह है कि जन्म कुंडली जो है वो हमारे जन्म का वास्तव में ग्रहों का एक तरह का चित्र है, और कि उसके चित्र के माध्यम से, गणना के माध्यम से, जन्म के समय जब हमारा आकाशीय स्थिति जो होती है और उन ग्रहों की जो स्थिति है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, दृष्टि डालती है, और उसकी किस तरह से दृष्टि पड़ रही है, वह कितनी दूरी पर है, उसके आधार पर हमारे को प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ज्योतिष को समझना है। अगर ज्योतिष को हम मानते हैं, जो भी व्यक्ति मानता है, तो ज्योतिष से उसको फायदे भी मिलते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी
चीज़ों में निर्णय लेने में उसको जो है ना काफ़ी सहायताएं मिलती रही हैं। ऐसा समय समय पर पीछे भी राजा महाराजा, उससे पहले हमारे ऋषि मुनि सहायता लेते रहे हैं, फिर राजा महाराजा और भी जैसे आज भी जो लोग जानते हैं और जो समझते हैं तो उन चीज़ों की सहायता लेते रहे। अब आपका जो प्रश्न था वो यह है कि ऑनलाइन आमने सामने बैठ करके अगर पूछता है इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में भी आजकल ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति सामने ही बैठा है, क्योंकि अब वीडियो कॉलिंग ऐसी चल गई है और उसके माध्यम से हम चेहरे के जो भाव भाव हैं उसको भी एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन को भी मैं बहुत बुरा नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन आमने सामने बैठ करके बात करने का जो या जानने का जो तरह से अपने आप को संतुष्ट करने की जो बात है, निश्चित रूप से उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मैं दूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी ऑनलाइन को भी मैं जो है बुरा नहीं कहूँगा, और ऑनलाइन भी अच्छा ज्योतिषी हो, अच्छा पूछने वाला हो, या फिर अच्छा आपके पास लाइव करने वाली कोई स्थिति हो, तो उससे भी आप अच्छी जानकारी थोड़े समय में या दूर से बैठ करके, या आपकी एकदम कोई ऐसी परिस्थिति है आप मिल नहीं सकते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं इसके पक्ष में हूँ, ये मेरी मान्यता है। पंडित जी, क्या शादियों के लिए कुंडली मिलान काफ़ी अच्छा रहता है या फिर लोग बाग इसको ऐसे ही बढ़ावा दे रखा है? जन्म कुंडली में हमारे बहुत ही गहरी गहरी बातें हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। मैं इसकी जितनी भी बड़ाई करूं उतनी ही कम है, जितनी भी तारीफ करूं। सनातन धर्म में ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत कर देता हूँ और अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली जो होती है, जन्म का चार्ट होता है, जन्म लगन जो होता है, उसके आधार पर हम यह देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उस व्यक्ति के स्वभाव में किस तरह की नकारात्मकता ज़्यादा रहेंगी जीवन में, सकारात्मकता ज़्यादा रहेंगी, या वह व्यक्ति के जीवन में किन किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किन किन चीज़ों की कमियां रहेंगी। हर क्षेत्र में हम ऐसा देख सकते हैं। जितना बोला जाएगा उतना ही कम है। और भगवान की कृपा, मेरे गुरु भगवान की कृपा है कि मैं आपको एक ग्रह के बारे में, अगर जन्म कुंडली में किसी की भी जन्म कुंडली है, अगर किसी की भी जन्म कुंडली में 12 लगन हो सकते हैं, 1 से 12 लगन होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। तो क्योंकि हर व्यक्ति का जो जन्म होता है, मैं आपको विस्तृत रूप से थोड़ा बता रहा हूँ कि जब जो व्यक्ति का जन्म होता है तो कोई भी एक लगन होगा, तो उस लगन के माध्यम से, लगन में बैठे ग्रह और लगन पर ग्रहों की दृष्टि के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। उसका स्वभाव क्रूर है या नहीं है, वह गुस्से वाला है, शांत प्रवृत्ति का है, कैसे हाव भाव से, चेहरे से कैसा है, किस तरह से उसका व्यवहार लोगों के साथ रहेगा, वो लोगों की कितनी सुनेगा। तो ये सारी बातें उससे देखी जा सकती हैं। अब शादी का जो विषय है वो कुंडली में देखा जाता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव से पार्टनर भाव होता है, उससे हम प्रेमिका, पार्टनर्स या फिर जीवन साथी आदि के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और उस कुंडली के आधार पर हमें ये पता लगता है कि हमारा जीवन साथी कैसा है, होगा आने वाले समय में। जब भी हमारी जो शादी है वो लगभग किस उम्र में होगी और किस उम्र में हमें शादी करना ठीक रहेगा, कौन सा समय शादी के लिए उपयुक्त रहेगा, और किस तरह से हमारे संबंध रहेंगे, मित्रता के संबंध रहेंगे, हमारे दोस्तों से प्रेम के संबंध रहेंगे, जिसको आजकल लव लाइफ बोलते हैं, वो कैसी रहने वाली है। और शादी के लिए जब जब जन्म कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन साथी के बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, उसको बेटर करने के लिए हम कुंडली का मिलान करते हैं, ताकि उसमें कुछ बेहतर अच्छी चीज़ें हमें और अच्छी मिलने की कोशिश हो, कि उस तरह का हमें जीवन साथी मिल जाए। इसलिए कुंडली मिलान पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है और देना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक अच्छा विषय है और इसमें सहायताएं लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन का मामला है। जीवन में पार्टनर जब मिलता है तो वो जीवन में साथ रहता है, खुशियाँ बांटता है, खुशियाँ देता है, और आगे चल करके उन दोनों बच्चे जब मिल करके जवान हो जाते हैं तो आगे और भी बच्चे होते हैं। तो इसलिए ये विषय बहुत ही अच्छा है, इसलिए मिलान करना जरूरी है और उस पर विषय जरूर ध्यान रखना चाहिए इस विषय पर। पंडित जी, अब लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या लव लाइफ और मैरिज लाइफ ज्योतिषी के थ्रू उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन निकल सकता है उसका, या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है ज्योतिषी के थ्रू? देखिए,
हम सिर्फ लव लाइफ को ही नहीं देखेंगे। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, लेकिन मैं एक प्रश्न के माध्यम से, लव लाइफ आपने पूछी कि जीवन में बड़ी अच्छी एक विषय है, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम और भी सब बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे और मैं उन सब बातों का जवाब थोड़ा कोशिश करूंगा एक साथ दूं। आपके दर्शक भी समझ पाएंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लव लाइफ हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक विषय है। उसके साथ साथ संतान वाला विषय भी है, उसके साथ साथ माता का विषय है, पिता का विषय है, सारी चीज एक साथ ही जोड़ी जाती है। हाँ, वो सब एक अलग अलग विषय है। तो वो कितना जरूरी है ज्योतिष के माध्यम से हम उसको कैसे जानें, क्या वो ठीक है? आपने यही प्रश्न किया। तो उन सभी विषयों के बारे में बताता हूँ। ज्योतिष के माध्यम से निश्चित रूप से हर एक हमारे रिलेशन के बारे में जाना जा सकता है। वो कितने पानी में है, कैसा मधुर रहेगा या नहीं रहेगा, या उसमें कितनी सेंसिटिविटी रहने वाली है और किस समय में वह जो दिक्कत है वह आएगी, या कौन सा समय ज्यादा सौहार्दपूर्ण रहेगा। अब लव लाइफ की ही जैसे आपने बात की, तो कुंडली में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव हमारी लव लाइफ के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि और वहां बैठे हुए ग्रह शुभकारी या अशुभकारी, उसके आधार पर हमारे जीवन में कितने संबंध रहेंगे। कई बार प्रेम प्रसंग होते हैं और कई व्यक्तियों की तो दोस्ती इतनी होती है कि वो कई बार एक से ज्यादा भी हो जाती है। और व्यक्ति कितना भावुक है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखता है, मोहब्बत करता है आज की भाषा में अगर हम कहें तो, और इतना प्रेम हो जाता है उसको कि उसके प्रति वो रह ही नहीं पाता। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जिनको अपनी माँ से विशेष प्रेम रहा है, जो अपनी पत्नी से उतना नहीं कर पाते, अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। कई बच्चे अपनी संतान की तरफ ज्यादा मोह रहता है। तो वो विषय भी है इसमें साथ साथ। कई बार शादी के बाद जो औरतें होती हैं उनकी जन्म कुंडली में ये विषय भी देखने को मिलता है कि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो औरतें जो है अपने पति की तरफ से ध्यान हटा करके और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, ज्यादा समय देती हैं और ज्यादा महत्व देती हैं। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं कि कैसी लव लाइफ रहने वाली है, या हमारे उसके साथ जो संबंध है वो प्यार के संबंध के साथ साथ वो जीवन में परिणय सूत्र में बंधने वाली हैं, या वो हमारी धर्मपत्नी बनने वाली हैं और उसके साथ हमारा लंबे समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है, या सिर्फ थोड़े समय के लिए वह संबंध रहेगा, लव रहेगा, या थोड़े दिन के बाद में कुछ विच्छेद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें या और भी विषय जो भी हैं सारे ग्रहों के माध्यम से अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। अगर पाप ग्रह बैठा हो तो निश्चित रूप से वह भाव डिस्टर्ब हो जाता है, या पाप ग्रह की दृष्टि हो, या जब उनकी भी दशा आ जाए तो उस समय में अगर हम सप्तम भाव को ही लें तो हमारे प्रेम प्रसंग में कटुता आ जाती है। हमारा प्रेम सही तरह से चल ही नहीं पाता पार्टनर्स के साथ, या फिर किसी भी विषय किसी भी घर पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उसमें दिक्कतें निश्चित उस समय में आती हैं। तो हम ये चीज़ सभी रिश्तों के लिए कहेंगे और इससे बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। जो अच्छा, चाहे कोई किसी का भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता, एक माँ का अपने बेटे से रिश्ता, या भाई भाई का रिश्ता, या पति पत्नी का तो है ही। वैसे निश्चित रूप से हम किसी भी रिश्ते में, बहुत अच्छी बात आपने कही, किसी भी रिश्ते में हम ग्रहों के माध्यम से जान सकते हैं कि वो कैसा रहने वाला है और उसमें आगे कितना और अच्छा होगा, या उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी तो हमें उस समय समय पर उन ग्रहों के माध्यम से एक अच्छे ज्योतिषी से राय लेकर के और उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या जन्म कुंडली के बिना भी किसी की जिंदगी में परिस्थितियां चल रही है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ठीक हो सकती है? मतलब जैसे कि कभी कभार होता है कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, किसी को टाइम याद नहीं है, ठीक है, इस तरह से काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतने लोग अवेयर नहीं होते थे कि उनको किसी जो 90s के टाइम पे जिनका बर्थ हुआ है, ये प्रॉब्लम मोस्टली उनके साथ आती है कि वो टाइम नोट करना भूल जाते हैं, कोई कोई डेट भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाती है। तो उस केस में बिना जन्म कुंडली के एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है और ऐसा विषय हमारे सामने भी कई बार अनेकों बार आया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा विषय बहुत ज्योतिषियों के पास, सबके पास ऐसा आता रहा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं। पहले समय में थोड़ा ज़्यादा इस तरह के लोग होते थे कि जिनकी जन्म की तारीख उनके माता पिता अनपढ़ होने की वजह से या किसी ऐसी परिस्थिति के कारण वो नहीं नोट कर पाते, क्योंकि जब हम कुंडली बनवाने जाते हैं तो पंडित जी पूछते हैं कि एक्यूरेट टाइम बताओ। उसी के आधार पर ही हम जन्म कुंडली बना करके उसके ग्रहों की गणना करके उसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति
होती है तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी चल गई है जब उस समय की प्रश्न कुंडली आदि तैयार करके और ऐसी स्थिति में उसकी हस्तरेखा आदि के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से सहायता ले करके उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं जान करके उसके बारे में देखा जा सकता है कि उसके ग्रह कौन से खराब चल रहे हैं। और जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, बहुत अच्छा कोई भी डॉक्टर होगा, वो व्यक्ति की बीमारी को जान करके बिना टेस्ट के भी कई बार जान लेता है कि ये बीमारी किस कारण से हुई, उसके बारे में अच्छी तरह से उसको समझने में उसको अपना दिमाग लगाते हैं तो उनको पता रहता है कि इसका कारण क्या रहा होगा, कि कौन सा खान पान रहा, किस कारण से ऐसा हुआ। तो इसी तरह से एक अच्छा ज्योतिषी भी इस बात में जान सकता है कि इस व्यक्ति को किस किस तरह की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का कारण क्या है, क्योंकि हर ग्रह अलग अलग तरह की दिक्कत करता है। उन दिक्कतों को देख करके ज्योतिषी बिल्कुल पहचान लेता है। जैसे पैर में दिक्कत है तो कौन से ग्रह से है, या किसी के पेट में दिक्कत है तो किसी के शरीर में कौन से अंग में दिक्कत है, किसी की आंख में दिक्कत है, या किसी के कौन से रिलेशन में या उसके पिता के साथ कोई प्रॉब्लम्स है। कोई भी विषय आप ले लो तो उसमें कौन से ग्रह की भूमिका है, वह ग्रह उसका कमजोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए मूल रूप से, और उसको ठीक करने से शरीर में जो कमजोरी है वो ठीक हो जाती है या उसमें फर्क पड़ता है। मैं समझता हूँ इससे हमें कई बार बड़ी अच्छी सहायताएं मिली हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पूर्णतः संतुष्टि नहीं होती बताने वाले को भी और जानने वाले को भी जब जन्म कुंडली पूरा समय नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्योतिष के आधार पर मदद ली जा सकती है। मैं सूक्ष्म में यही कहूँगा, और उससे मदद से कई बार बहुत अच्छे लाभ हमें देखने को मिले हैं। और निश्चित रूप से उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनको भी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके राय जरूर लेते रहना चाहिए समय समय पर, और उससे लाभ मिलते हैं। ओके, अत्रि जी, जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप 2025 जो आने वाला है उसमें जिस लोगों के रिलेशनशिप और लव लाइफ बैलेंस रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बात तो आपने अच्छी की है, क्योंकि मूलतः आजकल की जो जो बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं, वो क्या है कि मूल रूप से अपने काम को लेकर के, अपने व्यापार आदि को लेकर के, जॉब्स आदि को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग है। और दूसरा, बच्चों में आजकल रिलेशनशिप या प्यार मोहब्बत की बातों में भी कुछ इस तरह का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। वैसे तो खैर सभी विषय अपने अपने आप में ज़रूरी हैं। तो आपने 2025 के बारे में पूछा कि लव लाइफ, और दूसरी आपने किस तरह से रहने वाली है किन किन राशियों के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है सब राशियों के लिए, जैसे 2024 था और 25 है, निश्चित रूप से 25 जो है वो अच्छा ही रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। साल के अंदर जैसे हम मेष राशि को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो पंडित जी, अभी राशियों के बारे में जानने से पहले हम इस टॉपिक को और डीपली जानना चाहेंगे। ठीक है, राशियों के बारे में बात आगे करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई अपना रियल लाइफ में कोई हो उदाहरण जो कि आपने किसी की कोई लव रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हेल्प हो करा जिसमें आपने किसी का लव या रिलेशनशिप हाँ। संभाला हो, टूटते टूटते बचाया हो आपने? जीवन में बहुत अनेकों ही ऐसे उदाहरण मेरे जीवन में रहे हैं, और एक तरह से मैं कहूँ अनगिनत रहे हैं। कोई ऐसा हो जो आपको अब तक याद हो? तो हुआ क्या कि देखो, मैं बताता हूँ कि ऐसा होता है कि किसी भी जन्म कुंडली में जैसे किसी पाप ग्रह की दशा चल रही है और वो 7वें घर में यानी पार्टनर के घर में बैठा हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग खराब हो गया है या उनकी शादी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले उनकी आपस में वाद विवाद हो गया है कुछ कारण से, उनको नेगेटिविटी किसी कारण से आई हुई है, नकारात्मकता, और उनको अपने ही कुछ ग्रह दुखी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मैंने अपने जीवन में देखी हैं कि जिनको इसकी राय दे करके उनका जीवन बड़ा ही अच्छा रहा, और थोड़ी सी भी सलाह से बहुत सारे ऐसे परिवार बचे हैं और सुलझे हैं, और उनको बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो पंडित जी, हमने प्यार श्यार की बातें तो बहुत कर ली है, अब थोड़ा सीरियस मैटर पे बात कर लेते हैं, जो है करियर और मनी, मनी। जिसके बिना तो सबकी लाइफ अधूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि लोग ज्यादातर क्या है कि लकी नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लकी नंबर, लकी कलर। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा वर्क करता है, ये मतलब क्यों इतना यूजफुल होता है ये? ज्यादा इफेक्टिव होता भी है हाँ, या ये फिर ज्यादा नहीं? इफेक्टिव होता है या नहीं होता है, लकी नंबर या लकी कलर को चूज करना? आज के समय का एक ज्वलंत विषय है ये, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही है। लकी नंबर्स बच्चे हैं आजकल जानना चाहते हैं, वैसे तो सभी जानना चाहते हैं मेरे लिए कौन सा अंक ज़्यादा शुभ है, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपको लकी नंबर्स के साथ साथ लकी कलर्स
का भी चयन करना चाहिए। ये एक अच्छा ज्योतिषी आपको बताएगा कि आपके लिए कौन कौन से कलर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, या कौन से कलर हैं वो अनफेवरेबल हैं, कौन से आपके नंबर्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कुछ नंबरों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो इन बातों को देखना चाहिए। इससे आपके व्यवहार में यानी आपके व्यापार में कुछ चीज़ों में कई बार बड़े अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, और कुछ चीज़ें कई बार नंबर्स आदि चेंज करने से कई बार हमारे को कई बार कुछ नुकसानों से भी हम बचे हैं। कुछ लोगों को बताया है तो उनको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से व्यापार में और धन आदि की वृद्धि के लिए देखिए ये तो देखना ज़रूरी है कि जन्म कुंडली में आपका जो है गोल्डन पीरियड है या बहुत अच्छा समय है तो निश्चित धन बढ़ेगा। साथ में सोने पे सुहागे वाली बात है कि अगर हम उसमें लकी नंबर जोड़ देते हैं या फिर मूल अंक जोड़ देते हैं, उसको यही कहेंगे, या उसमें साथ में उन कलरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हमारे बैठने का, यानी इसमें मैं वास्तु की भी टिप्स थोड़ी देना चाहूँगा कि उस चीज़ का भी अगर हम इसमें साथ में इस्तेमाल करते हैं अच्छे भली भांति रूप से, तो निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर हमारे करियर में कोई सी प्रकार का जो भी हम लाभ चाहते हैं उस लाभ में आकस्मिक या बड़े लाभ देखने को मिले हैं और मिलते हैं, और इसकी सहायता निश्चित रूप से हमें एक सुलझे हुए ज्योतिषी से लेनी चाहिए। तो पंडित जी आपने तो हमें जैसे ये बताया है कि ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, बट आजकल हम देखते हैं जैसे न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर में जो हॉरोस्कोप राशियाँ आती है, हर राशि के नीचे लिखा होता है कि भाई आपका आज का लकी नंबर ये है। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों की सेम राशियाँ हैं बट उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो उस केस में वो जो लकी नंबर होते हैं और वो लकी कलर्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? में सबके लिए सेम रहते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं? नहीं नहीं, सबके लिए सेम नहीं रहते हैं, निश्चित रूप से वो बदलते हैं और सबके अपने अपने लकी नंबर हैं। कुछ मूलांक निश्चित रूप से परमानेंट होते हैं हमारे, जो जीवन भर हमारे लिए अच्छे ही रहते हैं, और कुछ 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 समय पर थोड़ा सा कुछ चीज़ों में अलग अलग रूप से देखे जाते हैं। तो उस डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार का कार्य क्या है और कितने समय का लंबा कार्य कोई कर रहे हैं या कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं या छोटा कार्य कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से वो एक टोटल समय और उस चीज़ को जानने से उस चीज़ में ज़्यादा सहायताएं मिलती हैं, उसका फायदा ज़्यादा रहा है, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा बल दूंगा। हाँ, अंक ज्योतिष भी अपनी जगह है और उसके भी अपने प्रभाव हैं। बच्चे हैं आजकल उस चीज़ पर ज़्यादा वो रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो उस पर ध्यान देना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा महत्व या ज़्यादा फलादेश के सटीक देखने को मिलती हैं जो चीज़ें, वो ज़्यादातर जो वैदिक ज्योतिष की बातें हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर लागू होती। जैसे कि काफी लोग आजकल स्टॉक मार्केट या इन्वेस्ट करने से पहले न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्योतिषी पे नहीं देते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए इस पे? ज्योतिष पर नहीं देते। हाँ, काफी ज्यादा आज रील्स में चलता है, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखोगे तो उसमें सब लोग यही बताते हैं कि आज ये कर लो तो नहीं चिन्मय जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर हम काम करते हैं किसी स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी इस तरह का हम काम करते हैं जिसमें आकस्मिक बड़े लाभ भी होते हैं, तो उनमें हमारे को जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए कुछ ग्रहों को निश्चित रूप से देखना चाहिए व्यापारिक दृष्टि से। अगर हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो उसमें हमारी जो विशेष भूमिकाएं हैं, जैसे शनि महाराज हो गया, राहु महाराज हो गया, या इस तरह के कुछ पाप ग्रह हैं, उसमें विशेष सहायताएं करते हैं जो आकस्मिक बड़े लाभ देते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में वो ग्रह खराब है तो निश्चित रूप से वो आपको इस तरह की किसी सट्टेबाजी या और किसी भी तरह के इस तरह के काम में आकस्मिक लाभ नहीं होने देंगे। अगर वो ग्रह खराब है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से उन ग्रहों के बारे में आपको पूछ लेना चाहिए, आपके लिए जो माफिक रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद फिर अगर वो माफिक रहता है तो उसमें फिर कौन सा दिन अच्छा ज़्यादा रहेगा या किस तरह की जो सिम्टम्स है और ग्रहों के वो जो गोचर में बनते हैं। जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ज़रूरी है देखना, आपको कौन सा व्यापार करना है। तो स्टॉक मार्केट के लिए आपने जो प्रश्न किया वो सिर्फ अकेला स्टॉक मार्केट के लिए प्रश्न नहीं है, ये बड़ा विस्तृत विषय है। आप कोई भी व्यापार करें, जैसे आप कोई गुरु का ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का, या कोई किसी का काम ही सट्टेबाजी करना है, कोई चीज़ खरीदना है बेचना है, उसको आकस्मिक लाभ लेना है, सुबह खरीदना शाम को बेचना, शाम को बेचना सुबह खरीदना, इस तरह के काम जो लोग करते हैं उनके लिए कौन सा ग्रह उसकी जन्म कुंडली में अच्छा है या बुरा है वो देखना जरूरी है। किसी का विद्या का काम है, पढ़ाने का काम है या ज्ञान बांटने का काम है, उसके लिए वो ग्रह फेवरेबल है या नहीं है, साथ में साथ दे रहा है। तो वो ग्रह अगर साथ नहीं दे रहा तो आप उस काम को कर रहे हैं बार बार, तो वो आपको नुकसान देगा। इसी तरह से कपड़े का काम आप करते हैं, शुक्र से संबंधित है, रेडीमेड काम करते हैं, तो शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। वो खराब है तो आपको अंक ज्योतिष के माध्यम से जबरदस्ती आप करेंगे तो उसमें आपको उतना बड़ा लाभ हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को आप? तो इसी तरह से आप कोई सरकारी काम करते हैं, सूर्य खराब है, आपका दशम भाव खराब है, तो आपको सरकारी कामों में नुकसान होने वाला है। उस समय आपको सचेत रहना चाहिए, और जबरदस्ती आप करते हैं
अंक ज्योतिष के माध्यम से, तो उतना बड़ा पूरा फायदा नहीं मिल सकता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वैदिक ज्योतिष का महत्व हर मामले में एक नंबर पर है, और उसके जो फलादेश हैं वो आज तक के सबसे अच्छे फलादेशों में से आते रहे हैं हमारे मनुष्यों के माध्यम से। इसलिए अंक ज्योतिष को मैं इसमें ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा। हाँ, उसकी सहायताएं ली जा सकती हैं, उससे उसमें सोने पे सुहागा हो सकता है, कुछ अच्छे फायदे साथ साथ में मिल सकते हैं, और कुछ रुकावटें जो हैं वो कम हो सकती हैं। बाकी सिर्फ उसी पर डिपेंड होना मैं ज़्यादा समझदारी नहीं मानूंगा इस बात। ठीक है जिनमें तो पंडित जी ये बताइए, जो लोग आजकल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी ज्योतिषी की तरफ से उनके लिए कोई सुझाव, कोई या सॉल्यूशन? कोई रेमेडी हो वगैरह? मेरे गुरु महाराज की कृपा है, तो मैं हर कुंडली को जब देखता हूँ तो उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए वो एक पूरा ब्रह्मांड है। उस व्यक्ति का पूरी दुनिया है वो एक जन्म कुंडली। उसमें एक ही विषय को हम ना देखें। फिर भी आपने एक प्रश्न किया है, क्योंकि भाई जिज्ञासा है लोगों को ज़्यादातर धन के मामले में, जैसा आपने कहा, क्योंकि धन के बिना जो है, अर्थ के बिना हमारा जीवन भौतिक सुख नहीं हर कोई अमीर होना चाहता है आज के और टाइम पे। भौतिक सुख नहीं मिलते तो व्यक्ति जल्दी पैसा वाला होना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। हम सिर्फ धन को ही ना देखें, जन्म कुंडली में धन भाव जो है या बैंक बैलेंस का भाव है वो अलग होता है, वो उसका डैमेज है, तो निश्चित उसके पास धन की कमियां रहेंगी रहेंगी। वो ज्यादा कमाएगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, बैंक बैलेंस जुड़ नहीं पाएगा, तो वो तो एक सुलझावा ज्योतिषी देख के बता देगा आपको, उसमें धन ज्यादा जुड़ने का योग है, कम जुड़ने का योग है, या आपका हाथ टाइट ही रहेगा। तो वह ज़्यादा भी बहुत लोग कमाते हैं लेकिन खुद के पास पैसा नहीं होता, लेकिन खर्चे पूरे होते हैं, लग्जरीज बढ़िया होती है। कई बार लोगों के पास धन होता है, लग्जरीज नहीं वो भोगते, उनको खर्चा ही नहीं करना आता। पैसा तो जमा है लेकिन उनको भोगने नहीं आते, किस तरह से सुख प्राप्त किया जाए पैसे का, उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। उनको व्यवहार में किस तरह से पैसा कहाँ, किस तरह से, किस रूप में लगाना चाहिए। और कुछ लोग कम पैसे को भी इस्तेमाल करके अच्छे ज्योतिषी या किसी की माध्यम से सहायता लेकर के उसको और ज़्यादा बना लेते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। समय अच्छा होता है और उसी तरह से उसी दिशा में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो और ज़्यादा फायदे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका समय कैसा चल रहा है। रही बात मूल रूप से ऐसी स्थिति में है कि उसको जीवन जीने में आर्थिक रूप से तंगी आ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये थोड़ा वही हम जानना चाहते आध्यात्मिक हैं। प्रश्न आपने किया कि मेरा जो अनुभव इस बारे में कहता है, जैसा मैंने अपने गुरुओं से सीखा और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, उससे मुझे फायदे देखने को मिले, एक नहीं हजारों सैकड़ों फायदे मिले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से या फिर कोई जीवन का कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसी स्थिति में जब कोई भी ग्रह खराब हो जिसके कारण से वो उस बुरी स्थिति को झेल रहा हो, ये कहें कि वो बहुत टाइट स्थिति से गुजर रहा हो, उस विषय पर आपने कहा आर्थिक रूप से, तो किसी भी स्थिति में गुजर रहा हो, तो ऐसे समय पर उस व्यक्ति को अपने इष्ट मतलब अपने जिस भी देवता को मानता है, जैसे आपके गुरु हो सकते हैं या फिर आपका कोई देवता, जैसे कोई सनातन धर्मी है तो आप अपने हनुमान जी महाराज हैं, श्री गणेश जी महाराज हैं, माँ भगवती जगत जननी हैं, कोई भगवान शिव को मानते हैं या कोई भगवान राम को मानते हैं, मतलब जिस भी भगवान में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिसके प्रति, क्योंकि इस पार ब्रह्म एक है, परम पिता परमात्मा, उन्हीं के ये सब रूप हैं, तो उसको एकाग्र होकर के उसकी शरण में उसका ध्यान करके अपने गुरु मंत्र के माध्यम से या फिर अपने उन देवताओं के माध्यम से, अपने स्नान पद्धति के माध्यम से शरणागति होकर के परमात्मा का ध्यान करे, सेवा करे, अच्छी भावना रखे, जीवों की सेवा करे, सूक्ष्म रूप से जितना वो समय परिस्थिति और अपनी पॉकेट के अनुसार कर सकता है वो करे। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ऐसा जीवन में मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि उनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हुई हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति को धैर्य बरतना चाहिए, और अगर वह व्यक्ति अपने इष्ट यानी किसी भी देवता के लिए, बड़ों के लिए सम्मानित रूप से पूजन आदि करता है और एक अच्छे नियम के साथ चलता है, तो उसके जीवन में बड़े से बड़े ग्रह भी जो है उसके टल जाते हैं और उसके जीवन में नकारात्मकता वो नहीं दे पाते उतनी, और उसका जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो इसका एक यही टिप्स मैं देना चाहूँगा, कर्म से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। पूर्व का कर्म आज हम भोग रहे हैं, आज अगर किसी कारण से कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं तो हमारे को विशेष कर्म करके थोड़ा सा दृढ़ होकर के हम अगर चलेंगे तो निश्चित फिर आगे आने वाले समय में सवेरा जरूर होता है, ये बात जरूर माननी चाहिए। फिर भी पंडित जी कोई ऐसा कोई एक मंत्र हो जो हर कोई व्यक्ति यूज कर सके? मंत्र या फिर कोई भी रेमेडी आप बताना चाहो जो घर पे कर ले आराम से। जैसे कई होता है कि इतने लौंग रख लो, इतनी इलायची रख लो जेब में या पर्स के अंदर, कुछ भी आपकी तरफ से कोई रेमेडी हो।
अनेकों उपाय हैं ऐसे हमारे सनातन धर्म में देखने को मिले हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ अब अगर किसी भी जीव की आप सेवा पूजा करते हैं तो मैंने अपने जीवन में देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शनि को ठीक करने के लिए चींटियों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद उनका शनि ग्रह जिस तरह से उसको नकारात्मकता देनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ कौवों की सेवा करते हैं किसी माध्यम से। इस तरह से कई बार राहु को ठीक करने के लिए कुछ लोग जैसा देखने को मिलता है मछलियों की सेवा करते हैं तो उससे उनको बहुत आकस्मिक लाभ मिला है और अचानक से उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए किसी के जीवन में कोई सरकारी कोई मुकदमेबाजी है या कोई इस तरह की कोई दिक्कतें चल रही हैं तो उन्होंने अंधों की सेवा की, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, कोई अच्छी मीठी मीठी चीज़ें बांट दी। तो इस तरह से बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। भगवान शिव की पूजा की, किसी ने चंद्रमा ठीक हो जाता है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं देखने को मिलेंगे। किसी भी अच्छे योग्य ज्योतिषी से अगर आप सलाह लेंगे और उस दिल से नियम से एक श्रद्धा भाव से आप अगर उस उपाय को करते हैं तो बड़े ही चमत्कारी उदाहरण मैंने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों उदाहरण देखे हैं और उनका जीवन सुख में हुआ है और वो बड़ा अच्छा जीवन गुजार रहे हैं और उस चीज़ को वो स्मरणीय याद रखते हैं कि एक ऐसा भी समय था और देखो हमने थोड़ा सा उपाय किया। तो व्यक्ति की सामर्थ्यता पर डिपेंड करता है और उसकी सामर्थ्यता के साथ साथ विशेष जो महत्व है वो उसकी भावना कैसी है। सामर्थ्यता कम भी हो सकती है लेकिन सामर्थ्यता कम होने के बावजूद भी भावना अगर ज़्यादा है और उस कम सामर्थ्यता में भी अगर आप अच्छी भावना से अच्छा कार्य करते हैं, आप उसको कंटिन्यूस करते हैं, लगातार करते हैं, भाव अच्छे रखते हैं तो निश्चित आपका भाग्य जो है वो बदलता है, अच्छा हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की बात नहीं है। मतलब कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका कर्म अपने आप जब करते रहेंगे, अच्छा कर्म जो व्यक्ति करता है तो उसका बुरा होता ही नहीं, निश्चित ही फिर अच्छा होता चला जाता है। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वास्तु। वास्तु होता क्या है वैसे? जैसा मैंने इसके बारे में पहले ज्योतिष के साथ साथ बताया था कि वास्तु बैलेंस है 5 तत्वों का और उसके अनुसार फिर इसमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं कि अग्नि की जगह अग्नि, मकान में जैसे हमारी पृथ्वी पर कितने % पानी है और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी है, हमारे शरीर में अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, 5 तत्वों से हमारा शरीर जो बना है। तो इसी तरह से हमारा मकान भी हमारा एक शरीर होता है, उसमें भी इनका बैलेंस बनाना जरूरी होता है। तो वास्तु की प्रधानता है, बैलेंस नहीं होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो जिस भी ग्रह तत्व की कमी होगी या अधिकता होगी तो वो उस तरह की बीमारियां या प्रॉब्लम्स उस घर में या उसके मकान में या उसके व्यापार में या फिर उसकी फैक्ट्री में या उसके क्षेत्र में किसी भी रूप से आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर उसी तरह कि अगर अच्छाइयाँ हों तो कई बार कुछ आकस्मिक बड़े बड़े लाभ भी देखने को मिले। वास्तु का अपना एक प्रभाव है, यह पूरा एक विज्ञान है। मैं इसको पूरा इसका समर्थन करता हूँ और 100% इसके अंक हैं और इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर योग्य कोई जानकार मिले तो उससे सलाह जरूर लेकर के हमें जीवन में कुछ कार्य करते रहना चाहिए। जैसे हम मकान ही बना रहे हैं तो उस मकान को बनाते समय हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अग्नि का स्थान कौन सा है, तो अग्नि कोण आदि जैसे बताया गया है तो उस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं पैसा तो उतना ही लगना है। हम अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि की जगह मकान में अग्नि को स्थापित करें, अग्नि से संबंधित चीज़ों को वहाँ पर बनवाएं। और उसके अलावा जैसे जल का स्थान है तो वहाँ जल की व्यवस्था पकड़ने की कोशिश करें। पहले समय में जो मकान होते थे तो वहाँ बीच में जगह छोड़ी जाती थी, चौक होता था, खुला चौक होता था, वहाँ तुलसी आदि रखी जाती थी। ठीक है जी, तो आकाश की जगह बीच में होती है। अब लेकिन जगह कम है, कम नहीं होती है उतनी, तो लेकिन उसके लिए भी हमें तो कहाँ पर हमें भारीपन रखना है, किस तरह से हल्का रखना है मकान को, किस तरह पर हमारे को मूल रूप से इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें देखने में आजकल आने लगी हैं, जब से पहले समय में जो लैट्रिन वगैरह होती थी वो घरों से बाहर होती थी गाँव में या जो भी शहर उतने नहीं थे, तो वो घर में लैट्रिन कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भाई निश्चित रूप से मल मूत्र आदि होता है। तो वह घर में अगर सही दिशा में होगी तो बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। अगर वो गलत दिशा में हो जाती है, अब मान के चलो, मैं आपको बता ही देता हूँ, आप सब भी इसका फायदा उठाएं कि अगर ईशान कोण में, ईशान कोण का मतलब ये होता है, लेकिन वास्तु पुरुष का जो मुख है वो ईशान कोण में, ईशान कोण जो कहते हैं वो कहते हैं पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोना होता है उसको माना गया ईशान कोण। तो वो जो है वहाँ पर वास्तु पुरुष का मुख होता है। वास्तु पुरुष के जो पैर हैं वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होते हैं। तो इस तरह से वो लेटे हुए हैं।
तो मुख के ऊपर, अगर वास्तु पुरुष के मुख के ऊपर आपने गंदगी रख दी, कोई गलत चीज़ रख दी, अशुद्ध चीज़ रख दी, या वहाँ पर आपने टॉयलेट आदि बनवा दिया, तो निश्चित रूप से उस घर में नकारात्मकता बढ़ेगी और वहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, घर में बरकत कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्लेश शुरू हो जाएगा। या फिर थोड़े से ग्रह आपके नेगेटिव आए तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा वो नेगेटिविटी को डबल कर देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है वास्तु में, और यही एक चीज़ है। तो अच्छे किसी आर्किटेक्ट से अगर आप चेंज करा सकते हैं तो चेंज कराने की आपको कोशिश करनी चाहिए, उसको सही जगह पर लगवाएं। जब आप कर ही रहे हैं कोई कार्य तो उसको थोड़ा सा ढंग से करा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको ज़रूर इस विषय पर अक्षय ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। ओके, तो पंडित जी, क्या जो मॉडर्न अपार्टमेंट आजकल बन रहे हैं जिसमें चीज़ें काफ़ी स्टाइलिश होती है, और तो क्या उसमें भी वास्तु इम्पैक्टफुल होता है? निश्चित, देखो मैंने अभी जो बताया, तो मॉडर्न आजकल जो भी ये मकान आदि बन रहे हैं या फिर आजकल फ्लैट चल गए हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा हमारे, वैसे तो आजकल मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैंने भी बहुत जगह मेरा इस तरह की विजिट्स होती रहती हैं और मैं लोगों को राय देता रहता हूँ। जितने भी आर्किटेक्ट हैं आजकल वो सब जो है वास्तु को पढ़ करके आते हैं, और निश्चित रूप से मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ें तो वो अपने आप ही ठीक करके बनाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे आजकल लोग होने लग गए हैं आर्किटेक्ट, और वो वास्तु का बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है अगला प्रश्न आपका क्या होगा, यही था। तो मैं उसको उत्तर देना चाहता हूँ। अगर इस स्थिति में अगर वो चीज़ सही जगह पर नहीं है, बिना तोड़े उसको कैसे ठीक करें, या क्या करें ऐसे जिससे वो नकारात्मकता दूर हो। तो उसकी कितनी बुरी चीज़ कहाँ पर है या कौन सी चीज़ कितनी गलत है, तो ये देखना पड़ेगा। दिशा वगैरह कोई बता दो बड़ी, कि वो किस तरह से है। फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं, तो उसकी व्यक्ति की सामर्थ्यता के अनुसार खर्चा करा करके या कुछ चीज़ों की छोटी छोटी बातों को देख करके उस चीज़ को वहाँ से कट करके तो नकारात्मकता को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके लिए पिरामिड आदि बने हैं, और कहाँ कौन सा पिरामिड आदि लगा करके और किस तरह से उसको पुश किया जा सकता है, या एरो आदि लगा करके उसको किस तरह से शिफ्ट भी किया जाता है, उसके भी कई बार परिणाम हमें देखने को मिले हैं बहुत अच्छे। जहाँ ऐसी नकारात्मकताएं थी, गलत जगह कोई चीज़ बनी हुई थी, और उसको हमने पिरामिड लगाए और उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद उनके घर में खुशियाँ बढ़ गई। कोई थोड़ी सी कॉमन टिप्स देना चाहेंगे आप? ये कॉमन टिप्स मैं यही कहूँगा, अभी जैसे मैं बता रहा था कि मूल रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके ईशान कोण में, जैसा कि पूर्व और उत्तर के बीच में, कोई भी गलत चीज़, अशुद्ध चीज़ वहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। टॉयलेट आदि नहीं बनना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ज़्यादा भारीपन भी नहीं होना चाहिए उधर, उत्तर की तरफ कोशिश करें, उधर जीना ना निकले उस कोने में, ठीक है जी। उसके अलावा अग्नि कोण में अग्नि हो तो अच्छी बात है। अब अग्नि कोण में पानी होगा तो निश्चित आग की जगह पानी होगा तो दिक्कत आएगी ना, अनबैलेंस होगा, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थोड़ी सी टिप्स, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान रख लेते हैं, जैसे कुबेर का स्थान है तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दें, वही अच्छी जगह है। आपका मंदिर है, मंदिर आपका ईशान कोण में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कुबेर आदि का स्थान दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो, या फिर आप उत्तर के दिशा में बीच में जगह है, उसका भी एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से रखें। और जिसका एल शेप का घर होता है, कॉर्नर वाला, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, दिशाएं तो सभी अच्छी हैं, किसके लिए कौन सी दिशा ज़्यादा फेवर की है ये देखना पड़ेगा, और कौन सी दिशा में क्या चीज़ घर में बनी हुई है ये देखना पड़ेगा। मूलतः अगर हम देखते हैं तो सूर्य की किरणें आती हैं, अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है तो उसमें कुछ उपाय आदि करके भी हम उस गर्म को पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म के उपाय हैं, सनातन पद्धतियों के उपाय हैं, तो उस पर सहायता ली जा सकती है। और मैं चाहूँगा कि आप भी अगली वीडियोस में इस तरह के लिए कुछ समय निकालें, तो वो उपाय भी हम कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से और लोगों को बता सकें, जिससे उनका भला हो कि किस तरह से किस चीज़ की नेगेटिविटी को दूर करके कौन से उपाय को करें तो ये चीज़ दूर होगी, इस उपाय को करेंगे तो ये चीज़ दूर होगी। घर में जैसे बीमारी ज़्यादा रहती है तो क्या करना चाहिए, तो उनके लिए अलग अलग एक उपाय प्रकरण रखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो उस तरह की बातें भी आप रख सकते हैं। अगर आप थोड़े से एक या दो कुछ भी बता सकते हो तो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं घरों में, हम वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ गुस्सा हो जाएंगी हमारी माताएं बहनें, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि शाम को सोते समय जितने भी बर्तन आदि होते हैं वो जूठे हों, रसोई में रखे हों तो, या इधर उधर रखे हों तो वो नहीं रहने चाहिए। साफ आदि करके कोशिश करें कि उनको सफाई करके ही रात को सोना चाहिए। जूठे बर्तन आदि को सफाई करके सोना चाहिए। इस तरह से घर में अगर हम करना शुरू कर दें तो हमारी रसोई में बरकत आती है, और उससे उस भोजन को सब लोग खाते हैं रसोई में। तो सुबह भी साफ सफाई करने के बाद ही भोजन को परोसा जाना चाहिए। उस समय पहले भगवान का ध्यान करके अगर हम
भोजन को तैयार करके सब लोगों को देते हैं परमात्मा का ध्यान करके, तो निश्चित रूप से घर में शुरुआत अच्छी हो जाती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता और बहुत जल्दी जल्दी में ये काम होता है, तो उससे थोड़ी अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं। पहले समय में हमारी माताएं बहनें वो नहा करके ही मंदिर आदि में जाती थी और रसोई में घुसती थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई चलो नहाना, लेकिन कम से कम साफ सफाई का थोड़ा सुबह ध्यान रखना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। और किसी भी इष्ट का सुबह सुबह ध्यान करके ही दिन की शुरुआत की जाती है, तो उस घर में निश्चित रूप से जो है वो उन्नति, बरकत और अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं। लोग गलतियाँ करते हैं झाड़ू को लेके, मैंने बहुत सुना झाड़ू को लेके, और मोस्टली हर घर में झाड़ू यूज़ होती है, तो उससे वास्तु पे क्या असर पड़ता है, और उसको झाड़ू का वास्तव में किस तरह से ठीक कर सकते हाँ, हैं? लोग वह कहते हैं ना कि बेड के नीचे नहीं रखते ना, उस पे झाड़ू पे पैर लगाते हैं। हाँ, कोई कहता तो है कि ये इसे क्या है ये? इसके खुले में पीछे नहीं का रीजन रखते, क्या छुपा है? के रखनी चाहिए। मतलब क्या आप इसका कोई एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं कि झाड़ू को लेके हमें ये चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे वास्तु में पॉजिटिव इफेक्ट पड़े? एक ही बात मैं मूल रूप से आपको बताना चाहूँगा कि रात्रि में झाड़ू आदि नहीं देनी चाहिए, ठीक है? सुबह आपको झाड़ू देनी चाहिए, झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए घर में, कम से कम ईशान में ना रखें और ऐसी जगह पर रखें झाड़ू के ऊपर पैर ना आए, ठीक है जी? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मूल रूप से। बाकी बहुत सारी बातें वो एक अलग विषय है। वास्तु का हमारे डेली लाइफ में क्या असर रहता है? मतलब डेली लाइफ का मतलब जैसे कि रोज सुबह उठ के लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, ठीक है, और जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो डेली सुबह का खाना बनाती है, दोपहर का खाना बनाती है, घर की साफ सफाई रखती है। वास्तु का हमारे पूरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर वास्तु घर का गलत होगा तो निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या ही खराब हो जाएगी, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि उतना काम नहीं करेगी, हमारे घर से निकलेंगे ऑफिस में या फिर घर में सोएंगे तो हमारी जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस कैसे बनता है, वास्तु की टिप्स से बनता है। जैसे मैंने 5 तत्व बताए थे आपको, तो वो तत्व अगर हमारी बॉडी में भी अनबैलेंस हो जाते हैं, अग्नि तत्व अगर बढ़ जाता है पेट में या फिर हमारे बॉडी में जल तत्व बढ़ जाता है तो निश्चित बीमारियां होती हैं। मकान में भी इसी तरह से वास्तु का प्रयोग किया जाता है। जो सी चीज़ जितनी ज़्यादा गलत होगी उसी तरह से हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इतना प्रभाव पड़ता है, कई बार देखा गया है कि व्यक्ति सब कुछ ठीक होते होते भी उसका व्यापार गलत हो गया। गलत घर में जैसे ही उन्होंने एंट्री की या जैसे ही नए घर में गए वहाँ पर वास्तु खराब था और सारी चीज़ों में नकारात्मकता आ गई। घर में भी खुशियाँ नहीं रहने लगी, लड़ाई होने लग गई, व्यापार में भी दिक्कतें आने लग गई। और जैसे अच्छे वास्तु के घर में जैसे गए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। मैंने बहुत लोगों को जैसे गाइड किया, बताया कि आप इस तरह से इस यहाँ पर बेड आप कर लीजिए और आपका जो सिरहाना है वो साउथ दिशा की तरफ, इस तरह से आप सिरहाना इसको चेंज कर लीजिए। साउथ में कर लिया, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत दूर हो गई। तिजोरी को थोड़ा सा इधर रखवा दिया अच्छी जगह, तो उनके घर में धन जो है जुड़ने लगा, जबकि एक पैसा नहीं जुड़ता था। मंदिर में जैसे अच्छी जगह मंदिर बना करके ईशान में और पूजा करने लगे, तब से घर में थोड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल बन गया। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव है, रोजमर्रा पर भी है, व्यापार पर भी है, बड़ी चीज़ों पर भी देखने को मिलता है। आकस्मिक कई बार डिसीजन इतने अच्छे हो जाते हैं, अगर अच्छा वास्तु हो तो अच्छे वहाँ पर बैठ करके आपको डिसीजन लेंगे तो निश्चित आपको फायदे मिलते हैं। मैं व्यापारिक दृष्टि से भी बताता हूँ आपको, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैं गया हूँ और वहाँ पर जब मैंने बताया कि आपका तो बैठने का हिसाब ही ठीक नहीं है, आपका मुख आपका गलत डायरेक्शन में, उसको चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें उनके डिसीजन ठीक हो गए। उस दिन के बाद में एक छोटा सा कमरा बनवा दिया, उसी से सब कुछ ठीक हो गया, व्यापार में वृद्धि होने लगी। अगर मैंने कई बार कहा कि आपका तो ये ग्रह खराब है, यहाँ पर इस तरह का जो कलर किया हुआ है इस कलर को आप चेंज कर दीजिए, जैसे कलर चेंज किया, एक पेड़ का पौधा रख दिया, मैंने बताया उस कोने में, उससे फायदा मिल गया। इतना फायदा मिल गया कि वो कई पंडित जी धन्यवाद करते हैं, मानते हैं। ये वास्तव में ये टेक्निक है, ये विज्ञान है और ये एक तरह की भाषा है। जिसको पढ़नी आती है वो अगर आपको पढ़ के बता देता है, आपने उस चीज़ को मान लिया, आपको फायदा होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई चमत्कार है। चमत्कार इसलिए लगता है कि क्योंकि आपको एकदम आकस्मिक वो चीज़ नहीं पता थी, आपने वो की और आपको फायदा हुआ। ज्योतिष भी एक क्रिया है और वह भी एक साइंस है और उसको पढ़ना जिसको आता है उससे आपने सलाह ली और उसको कर लिया तो उससे आपको बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। इसमें वास्तु भी अपनी तरह से इंडिपेंडेंट एक विशेष रूप से यह शास्त्र काम करता है। ज्योतिष भी अपनी जगह काम करता है, कलर थेरेपी है वो भी अपना अपना काम करती है कि कौन सा कलर आपके जीवन में ज़्यादा फेवर देगा आपको। आप सो रहे हैं गलत कलर में, आपको कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई ग्रह आपका खराब है, आप उस ग्रह का कलर यूज़ कर लेते हैं,
स्टोन पहन लेते हैं गलती से, किसी ने गलत स्टोन बता दिया, उस कलर का स्टोन पहन लिया, वो ग्रह आपका नीच का बैठ के अष्टम में या किसी अच्छी बुरी स्थिति में बैठा है, तो वो ग्रह आपकी ऐसी तैसी कर देगा और ज्यादा नकारात्मकता देगा। कई बार ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति का जो है मन वो खराब है, चंद्रमा खराब है, और गलती से उस व्यक्ति ने मोती और पहन लिया, इतना मन ज्यादा डाउन होगा कि सुसाइड करने तक का जो है ना उसका मन कर गया, क्योंकि मन तो पहले ही दबा हुआ था और बल दे दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, छोटी छोटी चीजों से, ज्योतिष या माध्यम से या फिर वास्तु के माध्यम से हम बड़े रिजल्ट अच्छे भी ले सकते हैं, और कई बार छोटी छोटी चीजें गलत होने से बड़ी नकारात्मकता भी आ जाती है हमारे जीवन में। तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे को किसी योग्य, समझदार, पढ़े लिखे या तजुर्बेकार ज्योतिषी से समय समय पर सलाह जरूर लेनी चाहिए, अगर हम इस तरह का काम करते हैं। तो पंडित जी, आजकल हर घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई। तो एक वास्तु बताइए जिससे कोई भी हस्बैंड वाइफ उनकी लड़ाइयाँ कम हो जाए। कोई टिप्स देना चाहिए, कोई देखिए हमारा स्नातन उनके बेडरूम के लिए कोई ऐसी टिप बता दीजिए वास्तु वाली। आपने जैसा कहा पति पत्नी में जब आपस में किसी तरह का विरोधाभास होता है तो किस तरह ठीक, वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, देखो मैं सूक्ष्म बात बताता हूँ। वंश आदि की उत्पत्ति के लिए जो औरत का स्थान बताया गया है, धर्म के कार्य में औरत का स्थान जो है वो सीधे हाथ पे बताया गया है, और उसके बाद वंश की वृद्धि के लिए औरत का स्थान बाएं अंग बताया गया है। यात्रा में पत्नी का जो स्थान है वो आगे बताया है, लड़ाई में पत्नी का स्थान पीछे बताया, तो चारों तरफ पत्नी का स्थान बताया गया है। अगर हमारी अर्धांगिनी, हमारे जब हम सोते हैं रात्रि में, तो हमारा जो सिरहाना है वह ज्यादातर अगर साउथ में होता है तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि प्लस माइनस पृथ्वी के जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए, व्यक्ति का ऊपर का और नीचे का। तो वो दक्षिण की तरफ अगर सिरहाना होता है रेगुलर रूप से, तो निश्चित रूप से बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे जीवन की, शरीर की दूर हो जाती है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। बहुत लोगों को देखा गया है, तो उत्तर में सिरहाना करके सोते हैं और वो बीमार हो गए, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो एक तो ये बहुत अच्छा टिप्स है। दूसरा, अगर संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी सोते हैं एक ही बेड पर, तो उनका जो स्थान है वो बाएं अंग बताया गया है। छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो यही है कि जहाँ जिस घर में भी कोई भी व्यक्ति है, ऐसे तो सनातन धर्म में ये बातें बताई ही जाती हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कि जहाँ पर जो व्यक्ति अगर औरत का सम्मान करता है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। औरत को जो सम्मानित करता है, जहाँ आदर दिया जाता है, अपेक्षा यानी किसी तरह से उनको दमन नहीं किया जाता उनकी इच्छाओं का, तो वहाँ निश्चित रूप से लक्ष्मी बढ़ती है। जो औरतें अपने बड़ों का या अपने पति का आदर नहीं करती, उनको खुद को भी मान सम्मान नहीं मिलता, ये निश्चित है। वो दीर्घायु नहीं होती, बीमार हो जाती हैं, उनका शरीर ठीक नहीं रहेगा और उनको आगे जाकर के दिक्कतें आने वाली। अगर बैलेंस वो दोनों थोड़ा थोड़ा भी बना लेते हैं तो हमारी सनातन पद्धति में विश्वास दिलाता हूँ बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई बार गुण भी कम मिलते हैं, फिर भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें देखने को मिलती थी पहले, आज भी मिलती हैं जिन घरों में, उन घरों में मैं देखता हूँ कि ग्रह पूरा नकारात्मकता दे ही नहीं पाते। तो मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं यही विनती करूंगा सभी से, आपके बियॉन्ड बातें जो ये चैनल आप बना रहे हो, कि घर में जो ये सकारात्मकता बनाए रखें। सुबह सुबह निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, सबसे पहले रोटी बनाएं, गाय का भोजन के लिए जरूर गौ की सेवा जरूर करें, ये सनातन पद्धति है। और घर में सबसे पहला भोजन, अन्न जो दान है वो निकलना चाहिए, गौ की सेवा बहुत जरूरी है ये, निश्चित नित्य प्रति। और आखिरी की जो रोटी है वो कुत्ते के लिए निकलनी चाहिए। और भोजन जब भी बनाएं तो कोशिश करें उसका भोग लगाएं भगवान के सामने, अन्नपूर्णा के सामने, या जिस भी आप देवता को मानते हैं अपने इष्ट के सामने। मैं कहता हूँ उस घर में, जिस घर में ऐसे भगवान का नाम लिया जाता है सर्वप्रथम, उस घर में खुशहाली रहेगी ना। बहुत सारे ग्रह तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, वास्तु कुछ भी नहीं कर पाएगा, अगर थोड़ा दोष होगा भी तो वो ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी बातें हैं जो औरतें अपने बड़ों का सम्मान करती हैं, बड़ी छोटी छोटी बात है। पैर छूना नित्य प्रति, अपने बड़ों के पैर छू के आप शुरुआत करें। सोते समय बच्चे अपने बड़ों के पैर छू के सोते हैं, कमाल है। देखो आप उस घर में सारे दिन की जो दिक्कतें हैं वो शाम को पैर छुए वो खत्म हो जाती हैं। सोते समय एक बार परमात्मा को भी जरूर याद करना चाहिए, आज दिन में क्या किया। वैसे तो ये सत्संग की बातें हैं, मैं लेकिन मूल रूप से, क्योंकि सनातन है ये धर्म है, हमारी ज्योतिष में भी ये सब चीजें आती हैं। आपके ग्रह कितने अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं है,
आपका बिहेव ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो ग्रह गलत हो जाएंगे। उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक हैं, किसी दिन विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अपने पिता का अपमान कर दिया तो आपका सूर्य ग्रह खराब हो गया, आप क्या कर लेंगे? आपने अपनी माँ का अपमान कर दिया तो आपका चंद्रमा ग्रह खराब, आपका मन ठीक नहीं रहेगा। और आप कितने ही पूजन कर ले बाहर जाके सूर्य के, कोई भी दान कर लें, कोई भी ग्रह का जप कर लें, अगर आपने पिता का बार बार अपमान कर रहे हैं तो आपका सूर्य ठीक हो ही नहीं सकता। अगर आपने पिता से पॉजिटिव रेंज ले ली, अगर सूर्य खराब भी है तो भी ठीक हो जाएगा। शिव की पूजा की भी जरूरत नहीं है, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, भगवान शिव को मानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपनी माँ को खुश रखते हैं किसी भी तरह से, अपने प्रयत्न से, अपनी सेवा से, उनका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और भगवान शिव की पूजा तो बाद में काम आती है, निश्चित आती है, परंतु फर्स्ट जो चीज है, पहली जो चीज है, माँ की सेवा से चंद्रमा निश्चित ठीक हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन को ठीक करने के लिए चंद्रमा माँ का कारक है, माँ का स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए माँ की सेवा से चंद्रमा ठीक हो जाता है, भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रहों के साथ साथ ठीक करने के साथ साथ व्यवहार और हमारी सनातन पद्धति के अनुसार जो हमारे वास्तु के कुछ टिप्स, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी बातें हैं, किसी वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। अगला आपका प्रश्न बताइए। तो पंडित जी, आजकल मैंने काफ़ी सुना है और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी नेगेटिव रहते हैं कि एक चीज़ होती है दोष, वो होता है काल सर्प दोष। दोष तो काफ़ी तरह के होते हैं, बट एक बहुत कॉमन दोष है काल सर्प दोष। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? इसी श्रृंखला में आगे हम चलते हैं। आपने जो प्रश्न किया इसका उत्तर जरूर दूंगा और थोड़ा सा सूक्ष्म करके देने की कोशिश करूंगा। विस्तृत विषय है काल सर्प दोष। वास्तव में काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली जो होती है, जन्म का चित्र जो होता है, आकाशीय जो स्थिति जन्म की होती है, उसमें हमारी किसी भी लग्न में वैसे राहु और केतु के माध्यम से ही बनता है। राहु और केतु आमने और सामने होते हैं। कहीं पर भी किसी भाव में होंगे तो राहु होगा, उसके सामने केतु होगा, केतु होगा, उसके सामने राहु होगा, हर कुंडली में। तो राहु और केतु के एक तरफ दाएं या बाएं, जब सारे ग्रह यानी 7 ग्रह जो बच गए, वो 7 ग्रह एक तरफ होते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। यह एक योग है, इसको दोष मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कालसर्प दोष का मतलब है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण से वो दोष लग गया। यानी सांप को मारने का या किसी जीव को मारने का, या जिस भाव से संबंधित वह राहु बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित उस रिश्ते को आपने प्रभावित किया नेगेटिव रूप में, इसलिए वो दोष आपको लग गया। तो इस जन्म में आपके जीवन में इस कालसर्प दोष से, वैसे तो ये 12 राशियों में राहु जैसे होता है तो 12 तरह का मूल कालसर्प बनता है, लेकिन अगर 12 राशियों में 12 तरह से देखेंगे तो 144 तरह कालसर्प योग बनता हुआ देखा गया है, उसके नाम है। तो 12 तरह का मूल कालसर्प योग बनता है। अब इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग फल होते हैं। मूल रूप से कालसर्प में होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। कालसर्प दोष में जीवन में सारे अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी उस जीवन में अच्छी चीजें एकदम से नहीं मिलती। वह और ग्रहों को अच्छी तरह से अच्छे भाव में स्थित होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं देने देते। उस व्यक्ति के जीवन में बार बार ऐसा रहेगा कि हर चीज में लगभग अड़चने आती हैं और उसका काम होगा 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 और फिर लास्ट में फिर नेगेटिव हो जाता है, नहीं होता। अनेकों बार ऐसी अड़चने उसके जीवन में देखी गई हैं, ऐसा मैं बहुत कुंडलियों में देख चुका हूँ। तो इस तरह से उसके जीवन में अड़चने आती रहती हैं। वास्तव में ये दोष जो है जीवन में बाधा देता है। अगर इसकी अच्छे तरीके से शांति होती है तो उसके अच्छे फल भी बाद में देखने को मिलते हैं। तो इस कालसर्प दोष का कोई सॉल्यूशन है? इसमें मूल रूप से जैसे हमने देखा है कि किसी के संतान भाव में बन रहा है तो संतान में बाधा बन रही है, बार बार अड़चने होती हैं, बच्चा नहीं होता, या पुत्र आदि संतान में दिक्कतें आती हैं, संतान से सुख नहीं मिलता, पत्नी के घर में बन रहा है तो पत्नी से संबंधित दिक्कतें आती हैं, तो ये जरूर एक अच्छे जो चीज सलाह लेनी चाहिए। अगर हम कॉमन उपाय करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कालसर्प दोष के प्रभाव में, कुप्रभाव में कमी आती है और उसको कालसर्प का बुरा प्रभाव नहीं झेलना पड़ता। अगर वो ऐसे छोटे उपाय भी करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो इसमें हम देखेंगे
कि काल सर्प योग में सबसे पहले राहु और केतु से ये योग बनता है। तो हमें राहु केतु से संबंधित चीज़ों की जो नकारात्मकता उसको दूर करने के लिए सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि गंगा जल का इस्तेमाल करे। वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में गंगा जी का स्नान आदि करता रहे, नहाने में भी गंगा जल का इस्तेमाल करे, सुबह गंगा जी को याद करे और पीने में भी गंगा जल डाल करके अगर वो पीता है राहु केतु की दशा में, तो उस दशा में भी उसको बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे अगर वह गंगा जल का इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, कालसर्प योग में भगवान शिव की पूजा विशेष महत्व देने वाली है। भगवान शिव को इष्ट मान करके उनके चरणों में अपने आप को छोड़ देता है और वो उनकी पूजा करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, महामृत्युंजय का जप करता है, पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में भी कालसर्प योग बुरा प्रभाव नहीं देता है, वो शांत रहता है। उसके अलावा भी छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे घर के मुख्य द्वार पर एक चांदी का स्वस्तिक बना करके लगाएं तो उसके व्यक्ति का जो घर का प्रधान है या उसके घर में कालसर्प का प्रभाव नहीं आता है उस व्यक्ति के ऊपर। उसके अलावा भगवान शिव के ऊपर दूध आदि चढ़ाएं, उसमें काले तिल आदि मिला करके नित्य प्रति चढ़ाएं तो कालसर्प योग शांत होता है। छोटे उपाय अगर हम देखते हैं तो सांप यानी नाग और नागिन का जोड़ा बना करके नाग पंचमी के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं या भगवान शिव के ऊपर कोई सर्प आदि बना करके चढ़ाएं तो उससे भी कालसर्प दोष जो है वो दूर हो जाता है। नाग पंचमी को भगवान शिव की विशेष पूजा करें। फिर इसके अलावा अगर मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सोमवार का व्रत आदि करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, या फिर जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव का प्रदोष व्रत यानी साल महीने में 2 बार आता है, वो पूजन करते हैं, उस दिन व्रत आदि करते हैं, तो भी कालसर्प योग का जो बुरा प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर नहीं आता है। गाय के जो गौमूत्र है उसका इस्तेमाल घर में आदि करने से भी कालसर्प दोष के कुप्रभाव घर में जो है या किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा को नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से कालसर्प योग का जो प्रभाव है वो मैंने देखा है कि जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसको भी कालसर्प योग जो है पूरी तरह से बुरा प्रभाव नहीं देता है। तो यह भी मैंने देखने में कई बार आया है। तो इस तरह से कालसर्प योग में अपने इष्ट का ध्यान करें तो निश्चित रूप से कालसर्प योग कोई डरने वाली बात नहीं है, उसकी पूजा आदि करें। और जहाँ पर भी मौका लगे, जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाए, बार बार भगवान शिव के मंदिर जाए, वहाँ दर्शन करें, प्रणाम करें, तो कालसर्प योग का कुप्रभाव उसके जीवन में ऐसा बार बार करने से नहीं मिलता है, उसके जीवन सुलभ हो जाता है और सुखमय हो जाता है। और पंडित जी एक और काफी ज्यादा सुनी जाती है दोष, जो कि शादियों में ज्यादा सुना जाता है, जो कि है मांगलिक दोष। ये इसके बारे में कुछ दो शब्द हमारे बताना मतलब चाहिए। ये जब हम कुंडली मैच करते हैं वर वधु की, हाँ, तब हमें ज्यादा सुनने को मिलता है कि ये मांगलिक ये दोष है। लड़का मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है। तो इसमें ये भी सुनने को मिला है कि किसी पेड़ से शादी करा दो या किसी चीज से शादी करा दो, उपाय क्या है इसको ठीक इंसान की करने शादी के? कराने से पहले। तो इसके बारे में बताएं एक बार। देखिए ये भी एक ज्वलंत विषय है और निश्चित रूप से बच्चे की जुबान पर है। हाँ, मांगलिक योग, मांगलिक दोष, मांगलिक योग, इस तरह बहुत से कॉमन है ये। मैं भी सुनता रहता हूँ। मेरे पास भी बहुत इस तरह के जो बिलान आदि के लिए या वैसे भी लोग पूछते रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी मांगलिक योग होता है वास्तव में, और सही मायने में तो जन्म कुंडली जो होती है उसमें कुछ भाव ऐसे होते हैं, जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, उसमें से पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां 5 भाव ऐसे हैं जिनमें मंगल ग्रह जब स्थित होता है तो उसको मांगलिक योग कहा जाता है। इन 5 भावों में जब भी मंगल स्थित होगा तो उसमें मांगलिक योग होता है। अब ये भी कहा गया है साथ साथ में कि इन 5 भावों में अगर शनि भी साथ में हो तो मांगलिक जो दोष है, योग है, वो कम हो जाता है, भंग हो जाता है। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि मांगलिक योग में मंगल जो है उसकी स्थिति क्या है। वास्तव में इसको हम साधारण मान लेते हैं, मांगलिक दोष है, सिर्फ देख लिया, ऑनलाइन देख लिया, या आप किसी भी नेट के माध्यम से, हम किसी भी एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से देख लेते हैं मांगलिक दोष है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए पहले भाव में है मंगल, अब वो मंगल अपने घर का है, नीच का है, ऊंच का है, शत्रु भाव का है, या किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है, या गुरु आदि शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है, तो उसके अलग अलग फल मिलते हैं। मांगलिक दोष दिखाई देने पर भी इन 5 भाव में मंगल होने के बावजूद भी उसकी क्रूरता बढ़ सकती है और बढ़ सकती है। शनि के साथ है तो और ज्यादा उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। उलझे हुए और जानकार ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन मांगलिक दोष से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि
उसका योग का मतलब होता है कि द्विर्विवाह या विवाह में अड़चन या विवाह में बाधाएं या वैचारिक मतभेद होना आपसी। तो इसलिए ये शादीवादी का जो प्रकरण है कि ऐसी स्थिति में वास्तव में जो इसकी पूजा का विधान है हमारी सनातन पद्धति में, वो भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम के साथ विवाह आदि का प्रयोग किया जाता है। जो कलश आदि के ऊपर भगवान को रख करके विराजमान करके उनका पूजन आदि करके और भगवान के साथ विवाह किया जाता है कि आज से मैं आपके समर्पित हूँ और एक तरह से मैं आपसे विवाह कर रही हूँ। मानसिक विवाह होता है और उसकी परिक्रमा होती है, तो उससे वो दोष कम होता है, यानी पूजन होता है। वास्तव में तो मंगल ग्रह की पूजा कराने से, मंगल ग्रहों का जप करने से, मंगल आदि ग्रहों का दान करने से, उससे संबंधित चीज़ों का, तो उससे मांगलिक दोष में क्रूरता में कमी आती है और वो मंगल दोष काफ़ी हद तक ठीक होता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। और हमारे देश में मंगल ग्रह का एक विशेष मंदिर है, ये मंगलनाथ महाराज, ये उज्जैन में, वहाँ पर भी दर्शन और प्रणाम और ये पूजा आदि करने से, क्योंकि जहाँ से मंगल की उत्पत्ति हुई है उज्जैन में, वहाँ मंगल देव की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है, ऐसा शास्त्रों में मान्यताएं दी जाती हैं। तो ऐसा हमें कुछ भी यथाशक्ति और हमारी सामर्थ्य के अनुसार पूजन आदि करना चाहिए, जिससे मांगलिक दोष कम होता है। कुछ भी ना हो तो फिर मंगल देव या फिर अपने हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा करें, तब भी मंगल ग्रह शांत हो जाता है। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। मांगलिक दोष के बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनका जीवन सुख में है, और उसके अलावा भी ऐसे पाप ग्रह होते हैं, कई बार दुखी कर देते हैं। तो इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। मंगल कई बार अच्छा भी होता है तो अच्छा भी करता है, इसलिए मांगलिक दोष पर इतना डरने का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह जरूर करें कि मंगल कितना ज़्यादा खराब है या कितना ज़्यादा अच्छा है। मांगलिक होने के बावजूद भी वह अच्छा कर रहा है। ठीक है। तो क्या ये भी सच है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका मांगलिक दोष है और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ से शादी करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है शादी होने के बाद? ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मंगल के प्रभाव या मंगल की स्थिति राशि के अनुसार देखा जाता है। मंगल शुभ राशि में है तो ऐसा कुछ विशेष नहीं करता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, ऐसे बच्चों का विवाह जल्दी नहीं करना चाहिए, सलाह जरूर करनी चाहिए अच्छे ज्योतिषी से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हो जाती है या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसका क्रूर प्रभाव है, वो कई बार पड़ता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या कुछ बिना दिक्कत के भी वो इतना प्रभाव ना दे, तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए इतना डरने की। तो पंडित जी, अब आ जाते हैं हमारे पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन में। तो आने वाला जो ईयर है, आने वाला जो साल है 2025, ठीक है, तो 2025 में आने वाली जितनी भी राशियां हैं हमारी, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हर एक राशि के बारे में? या फिर 2025 साल कैसे रहने वाला है हाँ, हमारा, हर एक राशि के लिए। देखिए, 2025 वैसे तो वास्तव में बहुत अच्छा साल आने वाला है। इस साल में बड़े अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे और बहुत ही अच्छी, कुछ राशियों पर बड़े अच्छे प्रभाव मिलने को हैं। एक दो राशियों में कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी एनर्जी आएगी, लेकिन मूल रूप से अगर मैं देखूं तो इस साल के अंदर अगर हम देखते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं, तो मेष राशि के जो स्वामी है मंगल महाराज, और उनकी राशि से जो बृहस्पति है वो बहुत अच्छे रहेंगे। धन से वो तीसरे घर में जा रहे हैं, तो वो धन को बढ़ाएंगे ही और अच्छा फल देंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी मेष राशि वालों के लिए। और उसके अलावा थोड़ा सा शनि महाराज 12वें घर में आएंगे, राहु बदल करके 11वें घर में, तो कुछ खर्चों के साथ साथ लाभ आकस्मिक होने की संभावना रहेगी। इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, इनको जो संतान से संबंधित जो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर मैं देख रहा हूँ, इसमें लव लाइफ जो है इस साल में इनके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ, इनका लाभ आकस्मिक कोई रुके हुए बड़े काम इनके जीवन में हो सकते हैं अचानक से। कुछ यात्राओं का भी योग बनता है, विशेष रूप से सच्ची यात्राएं भी रहेंगी और मूल रूप से ये जातक प्रभावशाली रहेंगे। तो इसके बाद आते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल में उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सौम्य रहने वाला है और थोड़ा सा शांत रहेंगे, थोड़े अच्छे स्वभाव में रहेंगे। धन इनका इस साल में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मई के महीने में बृहस्पति महाराज इनकी राशि से धन भाव में आ रहे हैं, तो धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके अलावा शनि महाराज लाभ में आ जाएंगे, और इससे शनि जब लाभ में आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा इनके जीवन में, कमाल हो जाएगा इनके जीवन में, और लाभ इतना होगा कि आकस्मिक बड़ा लाभ हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनका जो पार्टनर है उनका स्वभाव थोड़ा तेज रह सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि संतान से संबंधित भी कोई दिक्कत नहीं होगी। माता को आखिरी के कुछ महीनों में थोड़ी सी शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं, पिता के साथ कुछ हल्का हल्का वैचारिक मतभेद रह सकता है, लेकिन मूल रूप से यह साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम आते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह साल अच्छा रहेगा। शुरुआत में कुछ खर्चे रहेंगे,
कुछ धार्मिक खर्चे रहेंगे। मई के महीने के बाद जो है खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे और धन जुड़ने लग जाएगा। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आकस्मिक भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ व्यापारिक जो कार्य हैं वो थोड़े से बढ़ेंगे। और उसके अलावा तीसरे भाव में यानी राहु केतु जब आ जाएंगे, भाई बहनों के साथ आखिरी के कुछ महीनों में थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता आ सकती है। और शुरुआत में थोड़ा माँ के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी मूल रूप से यह साल इनके लिए अच्छा ही गुजरने वाला है। उसके बाद आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए यह जो साल है ये बहुत ही शानदार रहेगा, कमाल का रहेगा। क्यों? क्योंकि इस राशि में बृहस्पति महाराज कुछ इनसे शुभ खर्चा, धार्मिक खर्चा और कुछ अच्छे शुभ कार्यों पर खर्चा कराएंगे मई महीने के बाद में। शुरुआत के दिनों में कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी और बाद में फिर जब जाते हैं तो धन की स्थिति की तरफ जब देखते हैं तो धन में जुड़ाव के साथ साथ कुछ शुभ खर्चे भी होंगे, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। और पत्नी के साथ जो इनके संबंध है वो मधुर हो जाएंगे इस साल में, क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही थी वो बदल करके 9वें भाव में शनि मार्च के महीने में आ जाएंगे। तो उससे इनके जो पार्टनर्स और लव लाइफ है इनकी वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी मार्च के बाद और काफ़ी अच्छा समय इनका फिर गुजरेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में थोड़ी लव लाइफ से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि शनि 8वें घर में आ रहे हैं आपके। तो मित्रों, इस तरह से 8वां जो घर है वह शनि महाराज के आने से थोड़ी आपकी यात्राएं बढ़ा देता है। निरर्थक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, 1-2 यात्राएं ऐसी भी हो सकती हैं जिससे आपको बड़ा लाभ ना हो। आपको पेट से संबंधित भी सावधानी बरतनी पड़ेगी कुछ। और आपको पार्टनर यानी जो आपके साझेदार हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे मूल रूप से साल आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह साल वास्तव में अच्छा रहेगा। शुरुआती जो दौर है वह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ गुप्त शत्रु शुरुआत में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो शत्रुता है महीने यानी मार्च के बाद वो गुप्त शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे और फिर आपके मित्र बन जाएंगे और आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपके पार्टनर्स भी आपके मित्र बन जाएंगे। धन में भी वृद्धि होगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मार्च तक थोड़ा सा टाइट रहने की संभावना रहेगी। तो तुला राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें धन की वृद्धि तो होगी। उसके साथ साथ जो शत्रु हैं गुप्त रूप से वो भी नष्ट हो जाएंगे। मई महीने के बाद में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे और शत्रु जैसे मुंह उठाएंगे तो उनका नाश हो जाएगा। ऐसे आपकी कुंडली में योग बनते हैं। उसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र में विशेष प्रबलता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और आपका जो कर्म है वो इस साल में बढ़ेगा और मेहनत के बहुत अच्छे आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। इसके अलावा भाग्य पक्ष भी आपका इस साल में बहुत अच्छा साथ देने वाला है। आपके लिए यह साल बहुत ही उत्तम रहेगा। स्वभाव में बहुत ही सौम्यता रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह साल बहुत कमाल का रहेगा। शुरुआत में मई महीने के बाद आपका जो ये साल है उसमें थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आपके पेट में, लीवर में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन शुरुआत में आप आपके लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी और बहुत अच्छा आप अपने पार्टनर से लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा आपका कर्म भाव बहुत अच्छा रहेगा। माता से थोड़ा सा आपको कष्ट मिल सकता है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके अलावा उनकी सेवा करें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। बृहस्पति महाराज आपके 8वें घर में जा रहे हैं, इसलिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। इससे आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पीली चीजें गाय को खिलाएं। धनु राशि वालों, आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके लिए तो 7वें भाव में आ रहे हैं। तो शुरुआती दौरों में कुछ शत्रु आपके लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद के जो महीने हैं उसमें बहुत ही शानदार रहेंगे और उसमें लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा आपके घर में गृहस्थी में भी सुख मिलेगा और आपके कर्म क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर के ये साल आपके लिए बहुत अच्छा। पीला तिलक लगाएं, आपके लिए शुभकारी होगा। उसके अलावा मकर राशि वालों, आपके लिए तो कमाल ही हो जाएगा। इस राशि में आपको जो शनि की 7.5 चल रही थी वो उतर जाएगी और वो आपसे तीसरे भाव में चली जाएगी। इसलिए ये साल आपके लिए बहुत कमाल का रहेगा। धन में वृद्धि होगी और मार्च के बाद जैसे शनि बदलेंगे और राहु बदल करके धन में आएंगे तो कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। आपको आकस्मिक बड़े लाभ होंगे। इसके अलावा आपको इस साल में कुछ जो चीज़ें हैं उसमें मूल रूप से अगर मैं देखना चाहूँगा, बृहस्पति महाराज का दान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और उसके अलावा आपको समय समय पर जो है पीली चीज़ें वो गरीबों को या मंदिर में या आपको बांटते रहना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलेगा शुरुआती मई तक। उसके बाद फिर आपके लिए कोई विशेष जरूरत की बात नहीं है। आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वास्तव में कमाल की रहने वाली है। आपका शनि महाराज धन में आ रहा है और इस तरह से आपका धन बढ़ेगा और ये साल आपके लिए
मैं देख रहा हूँ बहुत ही कमाल का रहने वाला है। इस साल में आपकी व्यापारिक वृद्धि होगी और उसके साथ साथ आपको सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। मीन राशि तो कमाल है, राहु खत्म हो जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे और शनि महाराज भी आपके 11वें घर में आ जाएंगे। लाभ बढ़ेगा, एकदम आकस्मिक बड़ा लाभ हो सकता है, धन की वृद्धि होगी और इस तरह से आपके लिए ये साल कमाल का रहने वाला है। तो मित्रों, इस तरह से इस साल के अंदर आप जो है गंगा जी का स्नान करें, गौ की सेवा करें, अपने इष्ट के प्रति आप जो है सजग रहें। इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा और आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ और ऐश्वर्य और मान सम्मान मिलता रहे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बताइए मित्रों विदा लेते हैं और आपका चैनल बियॉन्ड बातें ये इसी तरह से वृद्धि करता रहे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप समय समय पर देखते रहें और सभी भाइयों को और भी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे विषय, अच्छी अच्छी बातें लेकर के हम आते रहेंगे और इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे और आपके मंगल कामना करेंगे। नई नई बातें और भी अलग अलग विषयों पर देते रहेंगे। ज्योतिषीय आधार पर तो हम और बातें भी बताएंगे आपको समय समय पर, और भी आपको घर की और भी चीज़ों की टिप्स भी देते रहेंगे। और बड़ा अच्छी शुरुआत की है, मैं आपको फिर से धन्यवाद करूँगा। आपने मुझे चुना, इसके लिए भी आपका लिए विशेष धन्यवाद। आप उभरते हुए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं। आपका मंगल हो, शुभ हो एक पंडित जी होने के नाते। और अपने गुरुजनों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर सदा कृपा बनी रहे, आशीर्वाद आपको बहुत बहुत कृपा रहे। और सभी को, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। आपका कल्याण हो, मंगल हो, नई साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहे। आपके घर में खूब आप आनंदित रहें और खूब खुशियां बांटें, एक दूसरे से प्रेम करें। नमस्कार। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने इतना सारा जो ज्ञान हमें दिया है, आई होप हमें सबको मजा आया होगा। हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखने वाली है और उनको बहुत कुछ काफी चीजों के बारे में पता चलने वाला है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बियॉन्ड को भी बहुत बहुत अगेन फिर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच पंडित जी, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए एंड तक। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट गेस्ट हम किसको बुलाएं, किस कैटेगरी में बुलाएं, उसको हम बुलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और पंडित संजय अत्री जी से कांटेक्ट करने के लिए हम उनके वेबसाइट का लिंक और उनके कांटेक्ट डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।